ओके जी, पेज नंबर 369। क्वेश्चन नंबर 23, 369। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर द फॉलोइंग केसेस। एक इंडिविजुअल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में गिरती है। तो ये इंडिविजुअल है आपके सामने, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है जो कहाँ गिरती है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो अब सवाल हमारा आज का ये है कि हमने जो है वो इसने रिटर्न कब जमा करवानी है, अगले साल। ये भाई जो है अगले साल लिख के आ जाएंगे, हम देखते हैं हमने क्या करना है पेपर में। छेड़ना ना बहुत बुरी होनी है आज हम तोपे तूपे सब कुछ। कौन सा, रिटर्न कब जमा करवानी है। तो एक इंडिविजुअल ने Page 342. A return required to be filed by an individual or AOP shall be filed on or before 30 September next following the end of tax year. In response to a notice received from commissioner who believes that he is likely to discontinue his business. जो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, तो उसने कब रिटर्न जमा करवानी है। पेज 342। खुदा का खौफ करो, वो पूछ रहे हैं रिटर्न कब जमा करवानी है। A person discontinuing business notice देगा 15 दिनों में। Person shall himself or on being required by commissioner by notice furnish the period of return will start from the first and will end on the last. This period shall be treated as February. If tax period does not a return furnished here shall be treated as deemed assessed. इसको ऊपर डाला हुआ था हमने, सेक्शन 118 में डाला हुआ था, ये डाला हुआ है। A return required to be furnished for discontinued business shall be furnished by the due date specified in the notice. ये तो फिर कमिश्नर ही डेट बताएगा, फिर हम डेट तो कोई नहीं लिख के आ सकते। तो सेक्शन 118 का 5, an individual filing return in response to a notice received from commissioner for not filing return of income of previous year. ये पहले बताएं नोटिस इसने भेजा कमिश्नर ने किस पॉइंट के तहत है। an individual filing return in response to a notice received from commissioner for not filing return. कमिश्नर का नोटिस आया, तुमने रिटर्न जमा नहीं कराई। जरा ढूंढें ये नोटिस कहां कमिश्नर भेजता था कि तुमने रिटर्न जमा नहीं कराई। ये जरा ढूंढें ये नोटिस कमिश्नर कहां भेजता था, तुमने रिटर्न जमा नहीं कराई। एक्सेलेंट, 114 का 4। इफ अ पर्सन हैज नॉट, बुक निकालो ना, इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, तो कमिश्नर उसको कहेगा 30 दिनों में जमा करा दो। एन इंडिविजुअल फाइलिंग रिटर्न, एक इंडिविजुअल ने रिटर्न जमा करवा रहा है इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस रिसीव फ्रॉम कमिश्नर फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की जमा नहीं कराई और अब जमा कराने जा रहे हैं, तो ये कब तक जमा करवाए। If a person has not furnished, the commissioner may require him to file within 30 days. Commissioner may allow a longer or shorter period. कंपनी ने रिटर्न कब जमा करानी है। एक्सेलेंट, दो सिचुएशंस हैं। अगर आपका ईयर एंड 1 जनवरी से 30 जून है तो 31 दिसंबर तक, वरना 30 सितंबर। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें कमिश्नर को पावर है कि किसी से मांग ले 12 महीने से कम की रिटर्न, अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर डिसकंटिन्यू हो जाए और सब कुछ।
ऑल्सो स्टेट द पावर ऑफ कमिश्नर इफ सच पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न। 12 महीने से कम की आपकी रिटर्न मांगी और अब आप जमा नहीं करा सके तो कमिश्नर के पास क्या पावर है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते। तो ये आज पढ़ा था सेक्शन 121 में। और ये 114 में। हैदर इज अ फाइलर। फाइलर से मतलब है अपनी रिटर्न फाइल करता रहता है। वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज क्लोज ट्रेडर 28 अक्टूबर 2007। ये कौन सा टैक्स ईयर बनता है? 2008। देयर वॉज अ फायर इन हिज शॉप एंड एंटायर स्टॉक ऑफ क्लोज कॉस्टिंग 15,50,000 वॉज तबाह। द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा चल भागो। Consequently, Heather ceased his business on 31 जनवरी 2008। तीस जून 2008 और 30 जून 2009। Heather was carrying on a business on 28 अक्टूबर 2007। There was a fire in his shop। आग को येलो कर देते हैं, ऑरेंज होती है वैसे। अच्छा, और भी बता दें जो बतानी। द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे द क्लेम। कॉन्सिक्वेंटली हैदर सीज हिज बिजनेस ऑन 31 जनवरी 2008। हैदर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। मैं जा रहा हूँ 31 जनवरी 2008। 31 जनवरी 2008 को उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। आफ्टर सीजेशन ऑफ बिजनेस हैदर फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी और एबल टू रिकवर 13 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन 2009। 2009 के अंदर उसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले। हैदर स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट हैदर शुड कंप्लाई विद ऑन सीजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस 31 जनवरी को बंद करते हुए क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करे? नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस दे। नोटिस ऑफ, मेरे ख्याल से इसमें जो है ना अल्लाह का शुक्र है जो हम पढ़े हैं उसका पिछली बातों से लिंक नहीं है, तो आप बड़ी टाइम पर लेट पहुंचे हो। तो मेरे ख्याल से ना अब सवाल देखें क्या है। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट हैदर शुड कंप्लाई विद ऑन सीजेशन ऑफ बिजनेस। हैदर बिजनेस बंद करते हुए क्या करे? तो इसे कहें दो काम करें। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस। कमिश्नर को नोटिस दे। एंड पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल फाइल द रिटर्न। ये तो तब है ना अगर टैक्स पेयर नोटिस ना दे। ये बात तो यहां लिखने की जरूरत नहीं। फिर तो 117 का 1 और 2 काफी है। वो अगली लाइन में आ रहा है, पूछ लिया, अल्लाह का शुक्र है। ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड इन 2009। 2009 में जो पैसे आए हैं उसका ट्रीटमेंट बताएं। भाई ये तो चैप्टर 4 में जाके मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आए हैं उसका क्या करना है? चैप्टर नंबर 4 में। If a taxable source of income ceases to exist either before the commencement of the year, हमारे साल से पहले ही बंद हो गई थी। हमारा साल है 2009, इससे पहले ही बंद हो गई थी। तो ये दो मिसालें की थी ना हमने। देखें बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इनकम आ रही है इस साल और बंद हुआ था पिछले साल। क्यों बातें इतनी हो रही हैं, उनको खुद समझने नहीं। इफ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम ceases to exist before the commencement of year, then any subsequent benefit derived from it shall be taxable in the normal way, assuming source has not ceased. ओके जी। तो इसके जवाब में क्या लिख के आएंगे? चैप्टर 8 का सेक्शन, चैप्टर 4 का सेक्शन नंबर 72। यानी ट्रीटमेंट ये है अमाउंट रिकवर्ड की कि इट विल बी एज्यूम्ड एज इनकम। ये इनकम एज्यूम की जाएगी और एज्यूम किया जाएगा ये कारोबार आपका बंद
क्योंकि जब कारोबार बंद हो जाता था तो लोग पैसे आते थे, लोग कहते थे इसको हमने इनकम में इसलिए नहीं डालना क्योंकि कारोबार बंद हो गया है। तो वो कहते हैं तुम लोग समझ रहे हो कारोबार बंद हो गया, एज्यूम कर लो कारोबार बंद नहीं हुआ, क्योंकि कारोबार तो कारोबार है। अच्छा जी, इमरान इज फाइलिंग द रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटा आगे बात करो जो बात है, इधर उधर की बातें ना करो। ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिज फ्रेंड, वो हमारे जैसा होगा, डेट ही विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट। इन दिस एरिया सीक अबाउट द पर्टिकुलर्स विच ही शुड डिस्क्लोज इन वेल्थ स्टेटमेंट। मैं वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या लिखूं भाई? अपने जूते बता दो, अपने बच्चों के जूते बता दो, अपनी बीवी के जो जूते पड़े हुए हैं वो बता दो। बिल्कुल, एसेट्स ऑफ पर्सन और आपके डिपेंडेंट्स के एसेट्स और सब कुछ। 116 का एक पर्टिकुलर्स, फॉरेन एसेट्स, ये सारा ट्रांसफर्ड और जो एक दूसरे को ट्रांसफर किए, सेक्शन 116 का एक। EDRC तो अभी नहीं पढ़ा हमने। सैंतीस का बी कोई नोट करे कि कौन कौन से सवाल हम कर रहे हैं? हाथ खड़ा कर दे, कोई नहीं नोट कर रहा। चलें मैं बता देता हूँ, अब लिख लें फिर कोई। 30, 23, 24, 25, 26 की है, और 23, 24, 25, 26 की है, और उसके बाद जो है वो 37 का बी। 27 तो नहीं किया, 37 का बी। जी बताएं भाई। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। ये अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर कौन सा सेक्शन है? अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 122। इसमें सवाल क्या पूछा है उसने? पहली दफा या दूसरी दफा? तो कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन द 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द assumed order is issued. Therefore in this case he can amend the assessment order। 2001 हमारा साल है ना, तो 2001 से आगे गिनना शुरू करें, फिर 2002 में इसकी रिटर्न जमा कराई होगी, ऐसा ही है। 2000 यार ठहर तो जाएगा, 2-3 लोगों को दीवाना तो बना लेने देता यार, ना बताया अगर बीच में यार। वो तो ठीक है ना, 2-3 लोग मेरे साथ दीवाने बन रहे थे, उनको बनने तो देते आप लोग, इंजॉय तो करने देते। कभी भी इंजॉय भी नहीं कोई चीज करने देते यार, मैं जाने दें यार। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था 2001 का साल है तो इसकी रिटर्न जमा कराएंगे 2002 में, तो इसके एंड से आगे फिर 5 साल गिन के बताएं मुझे। नहीं गिनना है ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये हमारा साल नहीं है। अब उसको समझ आई है। ओके, तो डेट नहीं बता के आनी थी क्योंकि उसने कोई दिन या तारीख नहीं बताई हुई थी। अच्छा जी, 34 का ए 1 briefly discuss the term normal assessment and best judgment assessment। briefly discuss the term normal assessment। मेरे ख्याल से आप 120 का एक ही लिखाइएगा। where a person has furnished a complete return of income, it will be considered that an assessment order has been nahi, it will be assumed that the commissioner has made an assessment of income and tax thereon, and it will also be assumed that commissioner has issued an assessment order। यार ये मैं टोटली आई कैप से डिसएग्री करता हूँ। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में वो सारा लिख के आया है 121 का 1। अब इतना लंबा और 3 नंबर आगे, डेढ़ नंबर, तो ये इसको नहीं जाती किया ये इसने। 121 का 1 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हम और तो कुछ नहीं लिख सकते, हम कम से कम ये बता सकते हैं कि बेस्ट जजमेंट किनकी होती है। अब बेस्ट जजमेंट की कोई डेफिनेशन तो कहीं है नहीं। 121 के एक में कम से कम नॉर्मल असेसमेंट की डेफिनेशन तो चलो है, लेकिन 121 का एक वो सोल्यूशन में पूरा लिख के आया है। और मैंने जब आईकैप का सोल्यूशन खोला मैं भी हैरान था कि इसने क्या जवाब दिया होगा, वो सारा ही लिख के आ गया है 1.5 नंबर के लिए। बस दोनों में ब्रीफली डिस्कस कर लिया दोनों को ब्रीफली। अब और क्या ब्रीफली,
ओके, ये क्लास में करना है सवाल, क्वेश्चन 33। अच्छा जी, स्टेट द रिक्वायरमेंट्स व्हिच अ पर्सन शुड कंप्लाई विद इन डिस्काउंटिंग बिजनेस। ये वो किया था हमने 119 का, 117 का 1 और 2। नरेट द कंडीशंस अंडर विच ज़िया हैज़ टू यार ये भी नॉर्मल क्लास में ही करेंगे। अच्छा, ये तो अब हो गया ना। आइडेंटिफाई द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी 30 सितंबर, इसकी ड्यू डेट बताएं। जाके देख लें, भूला माय डियर, मैंने कौन सा आपको रिवाइज करने को कहा था, ज़रा जाके ढूंढ लें अभी। हाँ रिवाइज तो हुआ था, लेकिन वो तो बड़ी जल्दी जल्दी क्विकली हुआ था। तो नहीं, फाइनेंशियल ईयर के एंड का इसका कोई ताल्लुक नहीं है माय डियर, ऐसे ना करें। रिटर्न फाइल का फाइनेंशियल ईयर के एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो टैक्स ईयर किधर है, मुझे बता दें, ऊपर है नीचे है, नीचे है, नीचे 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 ये मेरा ईयर एंड कब एंड हो रहा है, 30 सितंबर को। तो फिर तो यहाँ पे आएगा ना 30 सितंबर, तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर। तो 30 सितंबर 11 के बाद कौन सा 30 जून आएगा। अभी रिवाइज नहीं किया हुआ आपने, मैंने कहा था एक ब्रेक लगाया करें। 30 सितंबर 11 के बाद कौन सा 30 जून आएगा। 30 जून 12 के बाद सितंबर कौन सा, तो ये जवाब होगा इसका। बोलें कंपनी में जुलाई से दिसंबर वालों को सितंबर में बुलाना होता है। बोलें कंपनी में जुलाई से दिसंबर वालों को सितंबर में बुलाना होता है। एक कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, ये भी कंपनी है, हाँ ये भी कंपनी है। इसका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। वो यहां आ गया ना, ये भी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर के बाद सोचें 30 जून कौन सा आ रहा है। 30 जून 12 के बाद सितंबर देखें। कंपनी का ईयर एंड 31 मार्च। यार ये आपको बिल्कुल सवाल अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे जब आप ये वाली डायग्राम घर में जाके देखेंगे जो हमने बनाई हुई है जी। मार्च वालों को कब बुलाने हैं, तो मुझे बताएं मार्च के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। ये कहाँ किए हुए हैं, ये सवाल यहाँ किए थे, ये जो आपको कराए थे सारे। असल में यार तरीका ये देखना होता है कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, 30 जून 12। लेकिन इनको बुलाना कब है, मार्च वालों को बुलाना कब है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर। ए पार्टनर ऑफ एओपी if the income year of AOP would end on 30 जून 2012। तो भाई पार्टनर है या एओपी है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर हो या उसका एओपी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल एओपी के लिए एक ही रूल है, 30 सितंबर तक आना है। तो कौन सा 30 सितंबर, 12, 3 महीने बाद जो आ रहा है। ये चैप्टर 4 में से सवाल है। डिफाइन नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है, पहला सफ़ा चैप्टर का। किन लोगों ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करानी है, जो मर जाए, जो पूरे कराए ना जरा, जो मर जाए, जो परमानेंटली पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो या एनी अदर। 117 नहीं, मुझे सर्कमस्टांसेस में कमिश्नर के मेरे भाई दो बातें अलग अलग हैं। वो बातें बताएं जब 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी जा सकती है, ये अलग सवाल है। और ये अलग सवाल है कि अगर उसने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो फिर उसके खिलाफ क्या किया जाए। सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर कैन रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। डिसकंटिन्यू बिजनेस होने वाला तो 117 है। ओके, मैंने भी 3 ही लिखना था, पता नहीं क्यों 2 लिख गया। 3, 114 का 3। List down the circumstances under which an original assessment order can be amended or an amended can be further amended। तो टाइम लिमिट्स पूछ रहा है, टाइम लिमिट्स नहीं पूछ रहा, सर्कमस्टांसेस पूछ रहे कि एन अमेंडेड कैन बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड।
एक सेक्शन 122 का 4 और 2 मारा ना इसलिए ब्लंडर, टाइम लिमिट नहीं पूछ रहा। अब ये पेपर में लड़ लेने आप लोगों ने आपस में। 122 का 5 और 5A, 122 का 5 और 5A। असल में बात यह है कि ये मसले अगर आप करें तो आपकी हो जाएगी बेस्ट जजमेंट, वो सॉरी अमेंडेड असेसमेंट। फिर होगी कितने अरसे में ये तो नहीं पूछ रहा। भाई ये वाला सेक्शन भी नहीं पता, मशहूर ज़माना। सेक्शन का पता कैसे चलेगा? लिखा हुआ है कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड कैन फर्दर बी अमेंडेड। One of your clients has received a notice demanding payment of tax in respect of an order issued by commissioner, against which your client intends to file an appeal to ATIR. कहते हैं मैं ATIR में अपील करने जा रहा हूं। You are required to explain the provisions contained in law regarding stay of demand by ATIR. Regarding stay of demand, stay of demand से क्या मुराद है? एक्सेलेंट, स्टे टैक्स रिकवरी। स्टे ऑफ डिमांड से क्या मुराद है? टैक्स रिकवरी को स्टे कर दें। आज पढ़े कोई हाथ खड़ा करके जबानी बताए एपलेट ट्रिब्यूनल में मैं जा रहा हूं, मैंने टैक्स जमा कराना है या नहीं कराना, कोई जबानी हाथ खड़ा करके बता दे। मैं आपको मजे की बात हूं, मैंने भी वो प्रोविजंस आज पहली दफा पढ़ी हैं क्योंकि लॉ चेंज हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आपको जबानी बताने की। 4 पॉइंट्स हैं, मुझे अभी तक याद है, हालांकि मैंने भी सुबह सुबह पढ़ा है, मुझे पता है वो 4 पॉइंट्स हैं उसमें। आप भी मुझे वो 4 पॉइंट्स बताने की कोशिश करें। हमने ये पढ़ा था कि अगर आप ATIR को अपील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स जमा नहीं कराना, टैक्स तो जमा कराना ही कराना है। लेकिन अगर आप ATIR को एप्लीकेशन दें तो वो आपको 90 दिन की छूट दे सकता है। और ये 90 दिन की छूट जो है वो ज्यादा टाइम में बदल जाएगी। अगर ATIR 90 दिन में फैसला ना सुना सका तो उससे ज्यादा छूट मिल जाएगी। और एक बात और लिखी हुई थी, अब जाहिर बात है पेपर आपकी है, मैं तो कुछ याद भी नहीं किया था। एक बात और लिखी हुई थी, नहीं अगर फैसला ना हो वाली बात तो मैंने कर दी। एक्सेलेंट, टैक्स पेयर अगर हियरिंग स्केड्यूल को फॉलो ना करें तो भी इमीडिएटली आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब देखें यहां लाइन क्या लिखी हुई थी, यहां लाइन लिखी हुई थी स्टे ऑफ डिमांड। डिमांड कौन करता है पैसे? स्टे ऑफ डिमांड। डिमांड, डिमांड क्या? डिमांड ऑफ टैक्स फ्रॉम TP बाय कॉमी, ऑफ फ्रॉम बाय, डिमांड ऑफ टैक्स फ्रॉम TP बाय कॉमी। इसमें स्टे मैं चाहता हूं तो इसमें क्या प्रोविजंस हैं? जी क्या प्रोविजंस हैं? सेक्शन 131 का 5। सोल्यूशन में देख के आएंगे 131 का 5 लिखा हुआ है, पता नहीं वो अपडेट तो किए थे सोल्यूशन, ये लिखा हुआ है 131 का 5 बस, ठीक है। अच्छा माय डियर, ये निकालें सितंबर 2024 वाला पेपर। अच्छा अब निकालें मार्च 2024 का, सितंबर में मार्च 2024 का।
क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखें। बहुत आसान सवाल आया था, तो इसका डाल दीजिएगा। कोई नोट करे? कौन नोट करे? कौन कौन से सवाल करें? ठीक है, हो गया भाई। कोई याद आया हो कुछ? कोई ऐसा हिंट दें जहां से फौरन आपको याद आ जाए। वो जो डायग्राम सी नहीं एक बनाई थी, बाउंस करता हुआ आया था, तो वो वाली चीजें याद है? गफ्फार बख्श रिस्पॉन्डिंग टू नोटिस ऑफ कमिश्नर हैज प्रेफर टू सेटल हिज केस बाय फाइलिंग एन ऑफर ऑफ सेटलमेंट। यार लाइन ही आ गई, समझ ही पता, फौरन पता चल गया कौन सा सेक्शन है। ऑफर ऑफ सेटलमेंट, ऑफर ऑफ सेटलमेंट से पता चल गया सेक्शन कौन सा है। 122 नहीं, इसको ना 122 का डी नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, 122 डी। अच्छा, under the provision explain Ghaffar Bakh's position in each of the following scenarios. If AOC reaches a consensus, AOC का फैसला आ गया असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी का to modify his order, Ghaffar agrees with AOC's decision. ये ढूंढने जरा, मेरे ख्याल से तो where taxpayer is satisfied कहना चाह रहा है वो सेटिस्फाई हो गया इसके फैसले से। तो 122 फिर भी जो बॉक्स बाउंस करता हुआ आया था। 4 काम किसी को जुबानी याद हो? एक्सेलेंट। वो टैक्स जमा करवाएगा, अपील का राइट खत्म करेगा, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं होंगी, और 1-2 लाइन इसी तरह की और लिखी हुई थी। 122 का अच्छा, अगर गफ्फार बस डिसएग्री करे, ढूंढने जरा, क्योंकि काफी दिन हो गए पड़े हुए, ढूंढने जरा अपनी। Point 4, where taxpayer is not satisfied, the case shall be referred back to commission. 122 का 4 पूरा तो नहीं लिख के आएंगे, उसमें ये वाली लाइन तो नहीं लिख के आएंगे ना, कमेटी है नॉट रीच्ड, ये वाली लाइन तो नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है टैक्स पेयर इज नॉट मुतमईन। 122 के डी का 4। अच्छा, ये निकालें 6 का, ये जरा, ये सेल्स टैक्स में से है। ये ना 2-3 टेस्ट पहले आया था आपको, और इसका सोल्यूशन उस टेस्ट में अवेलेबल है। चैप्टर कौन सा है सेल्स टैक्स का? 20। एक डेफिनेशन जरा रिवाइज करें। एक्सेलेंट। सप्लाई नहीं, टैक्सेबल एक्टिविटी। बिला वजह एक्सेलेंट कहता रहता हूँ, सोच के एक्सेलेंट कहना चाहिए। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे जज्बात में एक्सेलेंट मुंह से निकल जाता है। उसने बोला था सप्लाई, मैंने टैक्सेबल एक्टिविटी सोचा हुआ था, मुंह से निकल गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आप मेरी बात सुने। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी ये होती है जिसमें आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चीज़ें खरीद के बेच रहे हो या बना के बेच रहे हो, और सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, या दोनों कर रहे हो। अ वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यानी ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो टैक्स एबल हैं, यानी जिन पे टैक्स लग ना है। और वन ऑफ एडवेंचर का मतलब यह था कि कोई एक दफा आपने चीजें बना के बेच दी, आप आमतौर पे नहीं बनाते। और एनीथिंग डन ड्यूरिंग कमेंसमेंट टर्मिनेशन। लेकिन अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहे हैं, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। और अगर आप कोई हॉबी के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था मोटरें बना के लोगों को ऐसे ही देने लग गए, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ द, अच्छा, और चीजें बेचना भी टैक्सेबल है और सर्विसेज देना भी टैक्सेबल है। नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ये कहां फॉल करेगी? यहां पे। डन, इजी मार्क्स मिल जाने थे। ओके। Zahab provided consultancy services for his startup business for an agreed amount of consideration. ढूंढने जरा। Excellent, taxable activity. Why? नहीं, ये तो भाई को दे रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? Shahzeb played the piano, an instrument he has played since childhood, at his parents' anniversary party.
बस रिक्रिएशनल हॉबी में डाल सकते हैं आप इसको। ये टैक्स तो नहीं, अब कमिश्नर कहेगा कि यार तुम पियानो बजा रहे हो, चलो टैक्स दो। एट पेरेंट्स एनिवर्सरी, अच्छा पेरेंट्स एनिवर्सरी का पेरेंट्स मैरिज लिखा, अच्छा .4 सॉरी .4 सॉरी फॉर फुरकान who works as an accountant for Binish Enterprise owned by Miss Binish gives match tuition to Binish daughter। ये जरा सोच के बताएं आप, ये बीइंग एन एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है या उसको अलग फीस मिल रही है इस काम की, तो ये कहां फॉल करेगा? सर्विसेज में। चलें अपने पे बाद में सीखा घर जाके, आगे चलें। कुरत लहन तू की कीता है, हॉबी है कि केक्स बनाऊं, और उसने कराची में स्टॉल रेंट पे लिया है, जो रेडी भी कहते हैं जिसको, स्टॉल रेंट पे लिया है, एंड सोल्ड हर बेक्ड आइटम्स। भाई ये तो अब टैक्सेबल बन गया, ये वन ऑफ नेचर ऑफ ट्रेड हो गई। ट्रेडिंग क्या होता है? बेचना। अगर हॉबी वाली चीजें बेचने लग जाए तो फिर कौन सी हॉबी है? अच्छा अब अगर कोई कुरत लैन है वो रेडी के ऊपर जो है चीजें बेच रही है केक बना के, तो क्या इमी तो हॉबी है? कमिश्नर जाओ पैसे पाके घर जा रही है, अब बाजी 100 वाला केक 118 का बेचो, तुसी लुट पाई है इतने, हॉबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज टैक्सेबल। अच्छा जी, इसी सवाल का क्वेश्चन 6 का बी आपको मैंने टेस्ट में दे दिया था और डिस्कस हो गया हुआ है। 6 का सी मैं कोशिश करूंगा ये इस फरवरी के शुरू में ना आपको ये सारा कंपाइल करके भी दे दूं, क्योंकि मुख्तलिफ टेस्टों में डाल के ये सारे पास पेपर कवर्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो इक्का दुक्का होंगे छोटे मोटे। कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन, अगर मुतमईन है कि एक रजिस्टर्ड बंदा फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, एक बंदा टैक्स एवेड कर रहा है, फ्रॉड कमिट कर रहा है, तो कमिश्नर उसकी रजिस्ट्रेशन आपको पता है सस्पेंड कर सकता है थ्रू सिस्टम। और ये मेरे ख्याल से उसने कॉपी पेस्ट किया, वो जो लाइन आप लोगों ने याद की हुई थी, ये यस सर से पता चल रहा है कितने लोगों ने याद की हुई है। पेज 537 ठीक है, पेज 537 पे आए। वेरा कमिश्नर, ये तो लाइन उसने डाल दी ना जो हमें याद थी। अब देखते हैं कि उसने पूछा क्या है। अंडर द लिस्ट एनी 4 बेसिस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉर सच सेटिस्फेक्शन, कमिश्नर किस वजह से सेटिस्फाई हो जाए तो सस्पेंड कर दे। मैं तो ये वाला एक लिख के आऊंगा छोटा सा, ये वाला लिख के आऊंगा छोटा सा, एनी अदर रीजन तो पहले से ये वाला लिख के आऊंगा, और मैं तो ये वाला छोटे छोटे वाले में लिखाऊंगा। 4 पूरे हो गए मेरे। चलो अच्छा, ये न्यूमेरिकल आया था टेस्ट में। अब इसमें क्या मसला था? कुछ भी नहीं था। देखें ज़रा, ये जो सेल्स हैं मिस्टर कौन से वाली वन बताएं ना, कहाँ डला है? ये परचेज हैं, ये परचेज हैं। बताएं परचेजेज हो या सेल हो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं या कैश डिस्काउंट? तो 2 और 1 दोनों माइनस हुए हुए थे, हमने क्या करने थे? एक माइनस, तो रिवर्स कर देना था। अच्छा 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ परचेज है, बल्कि ये तो 20% ऑफ परचेज, थर्ड शेड्यूल आइटम जिनकी रिटेल प्राइस इज 30% मोर देन परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू से 30% उनकी रिटेल प्राइस ज्यादा है। अच्छा इसमें 30%, 20% ऑफ सप्लाई, इसका 20% कितना हो गया? पहले आप लोगों ने करना क्या था? परचेज शो करनी थी। परचेज सवाल में कितनी गिवन थी? यानी वर्किंग 1 इनपुट वाली वर्किंग 1। परचेज 20 माइनस 20% ऑफ 20 कितना आ गया? 20 माइनस 20% ऑफ 20 नहीं 16 नहीं 4 को बाहर निकालना था, और मेरा मशवरा है कि नई लाइन डाल के रिटेल वैल्यू इज 30% मोर देन परचेज वैल्यू। तो व्हाट इज परचेज वैल्यू माय डियर?
20 में मसला है या 20 में 20% का मसला है? तो 4 को निकाल दें और 4 को 1.3 कर दें। नहीं समझ आ रहा तो 4 जमा 30% ऑफ 4। तो बताएं पड़ी किस पे होनी चाहिए थी? मैं कर लेता हूं। 5.2 पड़ी किस पे हुई थी? कितने लोगों ने ये सही किया था टेस्ट में? कितने लोगों से थोड़ी गड़बड़ हुई है? देखें गड़बड़ क्यों हुई माय डियर, देखें इधर 20% ऑफ परचेज यानी कितना? 20 जरा 20%, 4 को निकाल दें। 4 की रिटेल वैल्यू 30% ज्यादा है इसकी परचेज वैल्यू से। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? तो ये मैंने कितनी माइनस कर दी इसमें से? 4। इसमें निकाल दें और डाल कितने पे दें? 5.2। तो -4 करके +5.2 करना था। ये तो मैथमेटिक्स की मार थी इसमें, और तो कुछ नहीं था। मशीन इज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सेल, वो तो बस एग्जेम्प्ट सेल में डाल देना था। 10% ऑफ सेल आर मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री, इन पे 18% लगाना था। इन पे क्या लगाना था? 18%। और बाकी पे फिर ये सेल टू अनरजिस्टर्ड में डला होगा, मुझे पता है। ये कहाँ ये पॉइंट? हाँ, सेल टू अनरजिस्टर्ड में डला हुआ है। तो 10 में से बस माइनस कर देना था आपने एक 10 में से एक माइनस कर देना था ना। दिस इंक्लूड सेल ऑफ 2 मिलियन, सप्लाई ऑफ 2 मिलियन फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज करें चाहे कॉटेज इंडस्ट्री से परचेज करें। कॉटेज इंडस्ट्री को हम बेचें तो 118 की बेचनी है चीज, याद रखिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री को हम बेचें, देखे ना यार, मैं हुंडा हूं, मेरे पास कोई गाड़ी लेने आ गया है तो मैं उसको 118 की गाड़ी बेच दूं, कॉटेज इंडस्ट्री आ गई। लेकिन मैं अगर कॉटेज इंडस्ट्री से कारपेट लेने जाऊं तो 100 का। बार बार बताया हुआ, हम परचेज करने जाए कॉटेज इंडस्ट्री से तो 100 रुपए पे खरीदें, हम उसे सेल करें तो, और मशीन इज फॉर टैक्सेबल सेल ओनली। अच्छा जी, आजाद एंटरप्राइज हैविंग 2 फॉरेन ब्रांचेज इन कुवैत एंड सीरिया। इसकी 2 फॉरेन ब्रांचेज हैं, कहाँ पे? कुवैत और सीरिया, शाम में। ऑल्सो ये इसी में है, कोई पता नहीं, कोई सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। बता दें माय डियर क्या करना है, खुद ही पढ़ लें माय डियर। डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल ना करने बैठ जाइएगा। इसी सफ़े पे या अगले से पिछले सफ़े पे कहीं देखें। क्वेश्चन 5 का सी बी। Azad having 2 foreign branches in Kuwait and Syria also is engaged in the trading business of consumer durables. In tax year 2024, AE's reported profit was 130 million. After adjusting of 4.8 million profit from Kuwait and 5.3 from Syria, the Kuwait branch also paid taxes of itne. Average rate of tax in Pakistan is 30%. जी माय डियर बताएं। वर्किंग इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं। बोंगी मारी है तूने एडजस्ट कर दिया है। असल में मेन हेड ऑफिस पाकिस्तान में है। ये जो प्रॉफिट है फॉरेन इनकम से एडजस्ट करके है, तो इसमें फॉरेन इनकम्स नहीं पड़ी होनी चाहिए। भाई मेरे इधर देखें, एज प्रॉफिट वॉज 130 आफ्टर दिस एंड दिस। कुछ समझ आई बात? तो फिर ये किस चीज का प्रॉफिट है? 130 इतना ज्यादा, उधर तो 4.8 और 5.3 है, तो 130 का कहां का प्रॉफिट है फिर? ये पाकिस्तान का। कितने लोगों को समझ आ गया था कि बाकी तो पाकिस्तान का है ना।
इसको जरा मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, उसने न्यूमेरिकल नहीं मांगा, मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, इसको जरा उल्टवाएं। प्रॉफिट तो पड़ा होगा ना, प्रॉफिट पड़ा होगा, इसको उल्टाएं। और लॉस तो बताएं 5.3, कोई मसला नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं अगर पेपर में कोई मसला हो रहा है। जवाब 130 पॉइंट, व्हाट इज दिस माय डियर? पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब मुझे कोई बता दे कितने हेड्स में मैं फॉरेन कंट्री में इनकम कमा रहा हूं? एक्सेलेंट, एक हेड। वाई? बिजनेस है बस। तो पहले इन दोनों को सिंपलीफाई करूं या लॉसेस के रूल जाके ढूंढूं? पहले सिंपलीफाई करें और फिर पहले डेटा को इजी करें, फिर सोचें पेपर में कि अगर इनकम आ गई तो एज इट इज डाल दूंगा, अगर लॉस आ गया तो हर फॉरेन लॉस अगले 6 साल तक, और कोई भी फॉरेन लॉस करंट ईयर में किसी और फॉरेन इनकम के अगेंस्ट माइनस। लेकिन हमारी फॉरेन इनकम ही एक है। इस इनकम का नाम बताएं जो फॉरेन इनकम है हमारी। यार इसको कट के रिक्लासिफाई नहीं करते थे आप लोग? इधर से कैपिटल गेन निकाल के इधर डालते थे, अदर सोर्स निकाल के इधर डालते थे, तो फॉरेन इधर से निकाल के इधर डालें। और समझ आ रहा है? फॉरेन इधर से निकाल के इधर डालें। इनकम फ्रॉम, आसान सवाल बनाया उसने, मुश्किल बनाया? आसान। फॉरेन सोर्स इनकम, हाँ जी, हेड ऑफिस का तो पता चलना चाहिए था। 130 फिर कहां से कमाया उसने? अच्छा 4.8 मूंगी मार लो, 4.8 पॉजिटिव है और 5.3 ये तो उल्टा रहे थे ना, इधर साइन ना देखें आप, तो मेरे ख्याल से तो ओवरऑल ही लॉस आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं। 4. लिखें 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 0.5। अब इनको न्यूमेरिकल के फेस पे ले जाएं, इनको न्यूमेरिकल के फेस पे ले जाएं। फेस पे कैसे आएगा माय डियर? पाकिस्तान सोर्स कितनी? 130 पॉइंट। अच्छा फॉरेन लॉसेस को कर सकते हैं माइनस इसमें से पाकिस्तान में, क्या करें? अलिफ पाकिस्तान सोर्स इनकम बा। अच्छा यहां पे कोई लफ्ज बोलें आप, हर फॉरेन लॉस को नीचे फेंक दें, हर फॉरेन लॉस को नीचे फेंक दें और अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करें। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी? तो टैक्सेबल इनकम क्या आ गई? बाकी टैक्स टुक्स मैं नहीं निकाल रहा, उसने टैक्स रेट दिया हुआ 30%, पता नहीं ये क्यों दे दिया। एवरेज रेट टैक्स पाकिस्तान में 30% है, टैक्स टुक्स अभी मैं नहीं निकाल रहा। और फॉरेन टैक्स जो दिया हुआ है उसका फॉरेन टैक्स रेट भी नहीं निकलेगा क्योंकि फॉरेन इनकम ऐड ही नहीं हुई। जब फॉरेन इनकम आपको पता है जब जीरो होती है तो फिर टैक्स है ही नहीं, तो फिर माफ कैसे होना है? ये तो न्यूमेरिकल है। डिस्कशन बताएं जरा हाथ खड़े करके, डिस्कशन बता दें माय डियर हाथ खड़े करके। The figure of 130 is after adjustment of loss of 4.8 and income of 5.3. These should not have been adjusted here because it is a Pakistan source income. So थोड़ा सा मेरे ख्याल से वर्किंग करके अगर आप लिख आते, the Pakistan source income is however 130.5 as calculated below. However, as far as the foreign source income is concerned, there is overall net loss of 0.5 on foreign income, which cannot be adjusted against Pakistan source, so it shall be carried forward till tax year 2030. ये लिख के आना था, ये 2030 तक क्या हो सकती है? कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। पता नहीं आई कि अपने क्या लिखा हुआ है। और फिर वो माइनस नहीं होगा, फॉरेन टैक्स रेट नहीं माइनस होगा क्योंकि फॉरेन इनकम पे टैक्स ही नहीं निकल रहा। ये कौन सी अटेम्प्ट है? मार्च स्प्रिंग होती है ना? कौन सा सवाल है? 5 का बी। A net loss of 0.5 million from foreign income is Syria shall not be adjusted against Pakistan source
इनकम। समझ आ गया? ये 0.5 कट है ना अभी मैंने। इंस्टेड दिस शेल बी कैरिड फॉरवर्ड इन फॉरेन सोर्स इनकम इन द सब्सिक्वेंट तो नहीं लिखना चाहिए था, सब्सिक्वेंट 6 लिखना चाहिए था। इतनी क्या कंजूसी यार, आई क्या हद होती है। फर्दर फॉरेन टैक्स रेट शेल नॉट बी अलाउड पेड इन कोई। रीजन भी नहीं बताई बोंगे ने, बिकॉज द फॉरेन सोर्स इनकम इज जीरो। फॉरेन सोर्स इनकम हमने ऐड ही नहीं की। तो जब फॉरेन इनकम, आप दो न्यूमेरिकल हमने क्लास में किए थे, जब फॉरेन सोर्स इनकम जीरो होती है तो उसका टैक्स क्रेडिट, लॉजिक ही नहीं बनती उसकी फिर। डन? तो बहुत इजी सॉल्यूशन था, हमने तो थोड़ा ज्यादा डिटेल से किया। जाएं यार, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, जो मर्जी करते रहें, तैयारी सही तरह करें आप। ओके, सॉरी भाई आपका टाइम ज़्यादा ले लिया आज। मैं